हाय गाइस, हाउ आर यू? आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आज की वीडियो में हम बात करेंगे इनकम टैक्स रेट्स की जो आपके एग्जाम में एप्लीकेबल होने वाले हैं। बहुत बार क्या होता है सर, बच्चे ना पूरा कॉन्सेप्ट पढ़ के चले जाते हैं एग्जाम्स में, लेकिन वो इनकम टैक्स रेट्स को छोड़ जाते हैं, इनकम टैक्स रेट को सीरियसली नहीं लेते। उनको लगता है कि एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। लेकिन कभी कभी क्वेश्चंस में क्या होता है, कंप्यूटेशन का जैसे पहला क्वेश्चन आ गया या फिर कोई कैपिटल वगैरह का क्वेश्चन आ गया, उसमें क्वेश्चन लिख देता है कि साथ में कंप्यूट द टैक्स लायबिलिटी। तो आपको टैक्स लायबिलिटी भी कैलकुलेट करनी होती है। तो अगर हमने इनकम टैक्स रेट्स को नहीं पढ़ा तो हम टैक्स लायबिलिटी भी कैलकुलेट नहीं कर पाएंगे और हमारा 1 से 2 नंबर कट जाएगा। तो आज की वीडियो में हमें ये इंश्योर करना है कि हमारा वो 1 से 2 नंबर ना कटे और हम उस 1 से 2 नंबर को सिक्योर कर पाए। ठीक है ना? आपको कुछ नहीं करना है। जब आपकी पढ़ाई पूरी हो चुकी हो, जब आप पढ़ के थक चुके हो, आप रेस्ट लेने की सोच रहे हो या फिर ब्रेक लेने की सोच रहे हो, तो आपको बस कुछ नहीं करना है। ईयरफोन्स को कान में लगाओ, 10 मिनट के लिए वीडियो चला के छोड़ दो और अपनी आईज चाहे क्लोज कर लो। आपने 2-3 बार इस वीडियो को सुन लिया, आपको सारे टैक्स रेट याद हो जाएंगे। सबसे पहले बात करें, इनकम टैक्स के अंदर 2 रिजीम चलती है, एक होती है डिफॉल्ट टैक्स रिजीम, एक होती है ऑप्शनल टैक्स रिजीम। तो इस वीडियो में मैं बात करूंगा सिर्फ और सिर्फ किसकी? ऑप्शनल टैक्स रिजीम की, क्योंकि डिफॉल्ट टैक्स रिजीम के लिए मैं एक अलग वीडियो लाने वाला हूं। ठीक है ना? उसमें आपको डिफॉल्ट टैक्स रिजीम के टैक्स रेट्स के बारे में भी पता चल जाएगा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इंडिविजुअल, एचयूएफ, एओपी, बीओआई या फिर आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन की। इनके लिए टैक्स रेट क्या है कि अगर इनकी एनुअल इनकम 0 से 2.5 लाख रुपए है, यानी कि अगर इनकी एनुअल इनकम 0 से 2.5 लाख रुपए है, तो उनको कोई भी टैक्स नहीं देना, उनके ऊपर नील टैक्स रेट रहेगा। लेकिन अगर उनकी इनकम 2.5 से लेके 5 लाख रुपए तक है, 2.5 लाख से लेके 5 लाख रुपए तक है, तो उनके ऊपर 5% टैक्स रहेगा। अगर उनकी इनकम 5 लाख से 10 लाख तक है तो उस पर 20% टैक्स रहेगा। और अगर 10 लाख से ऊपर इनकम चली जाती है तो 30% टैक्स रेट लग जाता है, जो कि मैक्सिमम टैक्स रेट होता है 30%। फिर कुछ ऐसे इंडिविजुअल्स की बात करते हैं जिनकी एज 60 ईयर्स या मोर है, मतलब 60 ईयर्स या उससे ज्यादा के हो चुके हैं, लेकिन 80 के अभी तक नहीं हुए, मतलब 60 साल से ज्यादा लेकिन 80 से कम। 80 ना हुए हो सर, 60 भी कवर है, बिल्कुल 60 भी कवर है। इनकम टैक्स में ना, या इनकम टैक्स या टैक्स की बात करूं तो इसमें आईसीआई कैसे क्वेश्चन पूछता है बच्चों को ना, ये तो याद रहता है कि 60 साल से ऊपर वालों के लिए और 80 साल से कम वालों के लिए क्या है, ये वाली प्रोविजंस लगेंगे। लेकिन वो एग्जैक्ट ना 60 साल को फोकस नहीं करते कि एग्जैक्ट 60 साल इसमें कवर होगा या इसमें कवर होगा। तो हमें यह ध्यान रखना है कि जो 60 ईयर्स भी हैं वो भी हमारे सीनियर सिटीजन में कवर किए जाते हैं। तो यानी कि 60 ईयर्स और मोर बट लेस देन 80 ईयर्स, अगर ये एज है तो उनको हम बोलते हैं सीनियर सिटीजन। बट सर एक पॉइंट है यहां पर कि वो रेजिडेंट होने चाहिए, यानी कि वो नॉन रेजिडेंट ना हो। अगर कोई नॉन रेजिडेंट है तो उस पर यही वाले प्रोविजन लगेंगे, पहले वाले। अगर रेजिडेंट है तभी आप उसको क्या बोलोगे? सीनियर सिटीजन, उस पर ये वाले प्रोविजन लगेंगे। तो सीनियर सिटीजन के लिए क्या है? 0 से 3 लाख की इनकम माफ है, यानी कि 0 से 3 लाख पे कोई टैक्स नहीं लगेगा। 0 से 3 लाख की इनकम पे टैक्स नहीं लगता। 3 लाख से लेके 5 लाख तक इनकम पे टैक्स लगेगा, कितना? 5%। 5 लाख से 10 लाख पे 20% और 10 लाख से ऊपर जाते ही 30% टैक्स रेट हो जाएगा। अब उनसे भी ज्यादा एज वालों की बात करें, लाइक 80 ईयर्स और मोर, कि पूरे साल में किसी भी दिन 80 ईयर्स और मोर के हो गए, यानी कि सर अगर 30 मार्च को भी अगर 80 ईयर्स के हुए, 31 मार्च को भी 80 ईयर्स के हुए तो भी चलेगा सर, कोई दिक्कत नहीं है। तो भी आपका 80 ईयर्स में इसमें लास्ट वाले केस में काउंट कर लिया जाएगा। बस यहां पर भी किसकी बात करेगा? रेजिडेंट इंडिविजुअल्स की। यानी कि अगर कोई रेजिडेंट इंडिविजुअल है तो और उसकी एज 80 ईयर्स और मोर है तो उसके लिए क्या रहेगा? 0 से 5 लाख पे कोई टैक्स नहीं होगा, 5 लाख से 10 लाख पे 20% टैक्स रहेगा और 10 लाख से ऊपर 30% टैक्स रहेगा। तो ये जो दोनों लास्ट के बाद के प्रोविजन हमने रेट देखे, ये दोनों के दोनों सिर्फ और सिर्फ रेजिडेंट के लिए है। यानी कि अगर कोई भी नॉन रेजिडेंट, चाहे वो 70 साल का हो चाहे वो 90 साल का हो, उसके लिए सिर्फ एक ही प्रोविजन रहेगा ये। या फिर कोई एचयूएफ, एओपी, बीओआई या आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन, उनके लिए भी सिर्फ यही टैक्स रेट रहने वाला है। ये सब किसमें है? ऑप्शनल टैक्स रिजीम में। फिर इसके बाद हम बात करें अगर किसी फर्म की, एलएलपी की या लोकल अथॉरिटी की, तो उसमें आपकी जितनी भी इनकम है उस पर टैक्स रेट रहेगा 30%। यानी कि सर यहां पर कोई लिमिट नहीं है, यानी कि कोई माफ नहीं है। अगर आपने 1,000 रुपए कमाए, आपने 1 लाख रुपए कमाए, 10 लाख रुपए कमाए, 1 करोड़ कमाए, 10 करोड़ कमाए, आपके ऊपर टैक्स रेट रहेगा कितना? 30%। अगर हम कोऑपरेटिव सोसाइटी की बात करें, कोऑपरेटिव सोसाइटी में अगर आपकी इनकम 0 से 10,000 रुपए तक है, 0 से 10,000 है तो 10% रेट रहेगा, 10,000 से 20,000 है तो 20% टैक्स रेट रहेगा, और अगर 20,000 से ज्यादा है तो 30% टैक्स रेट रहने वाला है।
इस पे कोई दो कंसेशनल रेट्स हैं, यानी कि एक कोऑपरेटिव सोसाइटी के पास ना ऑप्शन रहता है कि वो अपने आप को कंसेशनल टैक्स रेट्स में ले जा सकता है। मतलब अगर कोई मैन्युफैक्चरिंग कोऑपरेटिव सोसाइटी है, अगर कोई मैन्युफैक्चरिंग कोऑपरेटिव सोसाइटी है जो इंडिया की रेजिडेंट है और उसने अपनी कोऑपरेटिव सोसाइटी जो सेटअप करी है वो 1 अप्रैल 2023 के बाद करी है, यानी कि 1 अप्रैल 2023 के बाद वो कोऑपरेटिव सोसाइटी बनी और उन्होंने अपना बिजनेस जो शुरू किया, यानी कि मैन्युफैक्चरिंग का जो बिजनेस शुरू किया वो 31 मार्च 2024 से पहले शुरू कर दिया, यानी कि 1 अप्रैल 2023 के बाद बनी और 31 मार्च से पहले शुरू कर दी। तो मतलब 2023-24 में ही बनी और 2023-24 में ही शुरू कर दिया बिजनेस। तो ये वाली कोऑपरेटिव सोसाइटी यहां पर कवर होगी। उनके पास एक ऑप्शन है सर, मैंडेटरी नहीं है, ऑप्शन है, ध्यान रखना, इनके पास ऑप्शन है, ये चाहे तो ये वाला ऑप्शन ले वरना अपना नॉर्मल टैक्स रेट में चले जाएं। तो कहते हैं ऑप्शन है उनके पास कि वो अपने आप को कंसेशनल टैक्स में ले जा सकते हैं, कितना 15%। और इनके अलावा यानी कि मैन्युफैक्चरिंग कोऑपरेटिव सोसाइटीज के अलावा जो भी अदर रेजिडेंट कोऑपरेटिव सोसाइटीज हैं उनके पास भी ऑप्शन है कि वो टैक्स रेट 22% पे जा सकते हैं। सर मैन्युफैक्चरिंग के अलावा, हाँ मैन्युफैक्चरिंग के अलावा और कोई मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है जो 23-24 के अलावा किसी ईयर में बनी है या फिर 23-24 के बाद उन्होंने मैन्युफैक्चरिंग का बिजनेस शुरू किया, तो उनके पास भी ऑप्शन है कि वो अपने आप को 22% टैक्स रेट में रख सकते हैं। चलिए, तो ये था कोऑपरेटिव सोसाइटी के बारे में। अब हम बात करते हैं कंपनी के बारे में। कंपनी के बारे में बात करें तो एक होती है डोमेस्टिक कंपनी, एक होती है फॉरेन कंपनी। पहले हम डोमेस्टिक कंपनी के बारे में बात करें। हम जो ये पढ़ रहे हैं, हमारे जो ये प्रोविजन है ये प्रीवियस ईयर 2024 और 25 के लिए हैं। प्रोविजन जो है वो प्रीवियस ईयर 2024 25 के लिए है। तो उसके लिए जो ईयर की टर्नओवर या ग्रॉस रिसीट देखी जाएगी वो कौन सा ईयर होगा, 2022 और 23। पेपर में हो सकता है तुम्हें कंफ्यूज करने के लिए 2 सालों की टर्नओवर दे दें, तो हमें ध्यान रखना है कि हमें 22-23 की टर्नओवर देखनी है, किसी और साल की नहीं देखनी। तो क्या कहता है, इफ द टोटल टर्नओवर, अगर बिजनेस है तो, या फिर ग्रॉस रिसीट्स अगर प्रोफेशन में है तो, अगर वो 400 करोड़ या 400 करोड़ से कम है तो आप पे टैक्स रेट कितना रहेगा, 25%। आप पे टैक्स रेट कितना रहेगा, 25%। इसके अलावा बाकी जितने भी केसेस है उन पे टैक्स रेट कितना रहेगा, 30%। यानी कि 400 करोड़ से ज्यादा अगर है तो उन पे क्या रहेगा, 30% टैक्स रेट रहने वाला है। अगर हम बात करें फॉरेन कंपनी की, फॉरेन कंपनी में एक पॉइंट है बट ये इतना ज्यादा रेलिवेंट नहीं है। कहता है अगर कोई रॉयल्टी या फिर कोई टेक्निकल सर्विसेज रेंडर करने की वजह से फीस रिसीव हो रही है, कहां से, गवर्नमेंट से या किसी इंडियन कंसर्न से, तो उस फॉरेन कंपनी के ऊपर टैक्स रेट कितना रहेगा, 50%। बट ये एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा, पूछा जाएगा सर अदर केस, अदर फॉरेन कंपनीज पे टैक्स रेट कितना है, 35%। सर मेरी बात बहुत ध्यान से सुनना, फॉरेन कंपनी पे टैक्स रेट कितना है, 35%। 40% नहीं है, 40% पहले होता था, चेंज होकर कितना हो गया, 35% हो गया है। तो ध्यान रखना, इसके ऊपर क्वेश्चन आ सकता है एमसीक्यू में कि इन फॉरेन कंपनी का टैक्स रेट या फिर टैक्स कैलकुलेट करना, तो कितना रहेगा, 35% रहेगा, 40% नहीं है, 40% चेंज हो चुका है। ठीक, तो ये थे हमारे सारे पर्संस के बारे में देखा, जिसमें इंडिविजुअल, एचयूएफ, एओपी, बीओआई, आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन, फर्म, पार्टनरशिप फर्म, एलएलपी, या फिर हमने लोकल अथॉरिटी, कोऑपरेटिव सोसाइटी और कंपनी, इन सब के बारे में देख लिया। लेकिन सर कुछ स्पेशल टाइप की इनकम होती है हमारी, जैसे कि कैपिटल गेन, जिनके ऊपर कुछ स्पेशल टैक्स रेट लगते हैं, तो वो स्पेशल टैक्स रेट्स क्या हैं। तो अब हम बात करेंगे किसकी, स्पेशल टैक्स रेट्स की। स्पेशल रेट ऑफ टैक्सेस, सबसे पहले आता है सेक्शन 112। सेक्शन 112 बात करता है किसकी, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन की। यानी कि अगर आपने अपना कोई कैपिटल एसेट बेचा और उस कैपिटल एसेट पे लॉन्ग टर्म के लिए रखा हुआ था, मतलब वो लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट था, तो उस पे जो गेन होगा वो आपका क्या कहलाएगा, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन कहलाएगा। बट इसमें शेयर्स नहीं होने चाहिए जिनके ऊपर सेक्शन 112A लगता है। यानी कि सेक्शन 112A में कवर होने वाले कैपिटल एसेट को छोड़ के बाकी सारे लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट यहां पर कवर कर लिए जाएंगे। तो क्या कहता है, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन अदर देन एलटीसीजी टैक्सेबल एज पर सेक्शन 112A। यानी कि सेक्शन 112A में जो एलटीसीजी लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन लगता है उसको छोड़ दो, बाकी यहां पर कवर किए जाएंगे। सर यहां पर हमारे लिए ना ट्रांसफर की डेट बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एक अमेंडमेंट आई थी 23 जुलाई 2024 से, तो इसीलिए हमें ध्यान देना होगा कि ट्रांसफर की डेट क्या है, किस डेट को हमने ट्रांसफर किया है, वो डेट हमारे लिए क्या है, बहुत ही रेलिवेंट है। कहता है अगर आपने ट्रांसफर किया बिफोर 23 जुलाई 2024, यानी कि 23 जुलाई 2024 से पहले अगर आपने ट्रांसफर किया तो आपके ऊपर 20% टैक्स लगेगा लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के ऊपर, लेकिन आपको इंडेक्सेशन का बेनिफिट मिल जाएगा, आपको इंडेक्सेशन बेनिफिट मिलेगा। लेकिन अगर आपने ट्रांसफर किया आफ्टर, ऑन और आफ्टर 23 जुलाई 2024,
यानी कि 23 जुलाई के बाद आपने ट्रांसफर किया, तो उसमें आपको देखना पड़ेगा कि कौन सा असेट आपने ट्रांसफर किया है। अगर आपने कोई लैंड या बिल्डिंग या बोथ यानी कि लैंड एंड बिल्डिंग ट्रांसफर करी 23 जुलाई 2024 के बाद, और अगर वो लॉन्ग टर्म है, तो उस केस में आपके पास चॉइस रहेगी कि आप 20% टैक्स रेट पे कर दो विद इंडेक्सेशन, या फिर 12.5% टैक्स रेट पे कर दो विदाउट इंडेक्सेशन। मतलब अगर आप टैक्स रेट पे करते हो 12.5% तो आपको इंडेक्सेशन बेनिफिट नहीं मिलेगा, अगर आप टैक्स रेट पे करते हो 20% तो आप इंडेक्सेशन का बेनिफिट ले सकते हो। विच एवर इज लोअर देखा जाता है, क्योंकि जिसमें टैक्स कम आएगा एसएससी उसी को चूज करेगा। उसके अलावा कोई अदर कैपिटल एसेट है, जैसे फॉर एग्जांपल कोई ज्वेलरी बेच दी, तो उस केस में आपको कोई इंडेक्सेशन नहीं मिलेगा, यानी कि उसमें अगर आपने 23 जुलाई के बाद बेची है तो आपको 12.5% टैक्स देना होगा विदाउट इंडेक्सेशन। अगर कोई लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन अराइज हुआ है ट्रांसफर ऑफ अनलिस्टेड सिक्योरिटीज या शेयर्स ऑफ अ कंपनी, किसी कंपनी के अनलिस्टेड शेयर्स या सिक्योरिटीज की वजह से, और वो ट्रांसफर बिफोर 23 जुलाई से पहले अगर आपने उसको ट्रांसफर किया है, तो उस केस में आप पे टैक्स रेट रहेगा 10% विदाउट इंडेक्सेशन, और अगर ऑन और आफ्टर 23 जुलाई किया है तो उस केस में 12.5 विदाउट इंडेक्सेशन, यानी कि इंडेक्सेशन तो नहीं मिलेगा, बस 10% और 12.5% रेट आप पे लग जाएंगे। अब हम बात करते हैं सेक्शन 112A की। सेक्शन 112A किसकी बात करता है? लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन ऑन ट्रांसफर ऑफ इक्विटी शेयर ऑफ अ कंपनी, यानी कि किसी कंपनी के इक्विटी शेयर्स या फिर इक्विटी ओरिएंटेड फंड की यूनिट या फिर कोई बिजनेस ट्रस्ट की यूनिट, अगर हमने उनको ट्रांसफर किया तो उसके ऊपर आता है सेक्शन 112A। लेकिन इसके साथ क्या है, कुछ कंडीशन है कि आपने एसटीटी पे किया हो। आपने क्या किया हो? एसटीटी को पे किया हो। अगर इक्विटी शेयर की बात करें तो एक्विजिशन के टाइम पे और ट्रांसफर के टाइम पे, दोनों टाइम पे एसटीटी पे किया हो, और अगर इक्विटी ओरिएंटेड फंड्स की बात करें तो उस केस में सिर्फ और सिर्फ ट्रांसफर के टाइम पे आपने एसटीटी पे किया हो, तो वो आपके लिए क्या कहलाएगा? 112A में आएगा। तो सर क्या रेट है? अगर आपने ट्रांसफर किया बिफोर 23 जुलाई 2024 तो आप पे 10% टैक्स लगेगा, और लेकिन उसमें से माइनस कर लेना कितना? 1,25,000। सर टैक्स में से माइनस कर रहा है? नहीं, गेन में से माइनस करना है। अगर आपका लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन आया 3 लाख रुपए का, तो उस 3 लाख में से 1,25,000 रुपए माइनस कर देना, यानी कि 1,75,000 बचेगा। उस 1,75,000 पे 10% का टैक्स लग जाएगा। ऐसे ही अगर आपने ऑन और आफ्टर 23 जुलाई 2024 ट्रांसफर किया है, तो उस केस में आप पे जो टैक्स रेट रहेगा वो 12.5% रहेगा, 12.5%। वो भी सेम 1,25,000 माइनस करने के बाद। सर 1,25,000 टैक्स में से माइनस नहीं करना, 1,25,000 लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन में से माइनस करना है। आपका कैपिटल गेन आया 5 लाख रुपए का, उसमें से 1,25,000 माइनस करो, 3,75,000 बचेंगे। उस 3,75,000 पे 12.5% टैक्स पे कर देंगे। उस 3,75,000 पे 12.5% टैक्स पे कर दिया जाएगा। ठीक है ना? तो ये मैक्सिमम एग्जेम्पशन है 1,25,000 की, इससे ज्यादा की नहीं मिल सकती। एक और सेक्शन आता है 111A। ये 111A क्या है सर? ये इक्विटी शेयर्स, इक्विटी ओरिएंटेड फंड या फिर बिजनेस ट्रस्ट की बात करता है, बट इस पे शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन अगर हुआ है तो कहता है शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन ऑन ट्रांसफर ऑफ इक्विटी शेयर ऑफ अ कंपनी, इक्विटी ओरिएंटेड फंड की यूनिट्स या फिर बिजनेस ट्रस्ट की यूनिट्स। लेकिन इसके लिए भी क्या है? आपने एसटीटी जरूर पे किया हो। आपने क्या किया हो? एसटीटी पे जरूर किया हो। तो अगर आपका ट्रांसफर हुआ बिफोर 23 जुलाई तो आप पे टैक्स रेट रहेगा 15%, और अगर ऑन और आफ्टर 23 जुलाई है तो आप पे टैक्स रेट लगेगा 20%। ठीक है? तो ये थे हमारे कुछ कैपिटल गेन के सेक्शंस। गाइस मैंने इस प्लेलिस्ट में आप देखोगे, इसकी प्लेलिस्ट में कैपिटल गेन की कंप्लीट रिवीजन की एक वीडियो का डाली हुई है मैंने, तो आप इसकी प्लेलिस्ट पे जाओगे तो आपको कैपिटल गेन की कंप्लीट रिवीजन दिख जाएगी, जहां पर मैंने कैपिटल गेन के सारे कॉन्सेप्ट, रेट, सब कुछ वहां पर रिवाइज करवाया हुआ है डिटेल में। ठीक है ना? तो आप उसको रेफर कर सकते हो। फिर नेक्स्ट बात करते हैं सेक्शन 115BB। ये सेक्शन 115BB और BBJ, सेक्शन 115BB एंड सेक्शन 115BBJ, ये दोनों सेक्शंस किसकी बात करते हैं? विनिंग्स की। सर कहां से विनिंग्स हुई हो? विनिंग्स फ्रॉम लॉटरीज, क्रॉसवर्ड पजल, रेसेस इंक्लूडिंग हॉर्स रेसेस, कार्ड गेम्स, गैम्बलिंग, या फिर विनिंग फ्रॉम ऑनलाइन गेम्स। आपने कहीं से भी अगर विनिंग करी तो उसके ऊपर आपको टैक्स लगेगा 30%, यानी कि अगर आपने कोई ड्रीम 11 वगैरह कहीं से भी पैसे जीते तो आपके ऊपर टैक्स रेट आएगा कितना? 30%। आपके ऊपर टैक्स रेट रहेगा 30%। फिर हम बात करते हैं सेक्शन 115BBE की। सेक्शन 115BBE किसकी बात करता है? ये सेक्शन बात करता है कोई अनएक्सप्लेन्ड मनी की, यानी कि आपके पास कुछ पैसा निकला, लेकिन जब गवर्नमेंट ने आपसे एक्सप्लेनेशन पूछी कि ये पैसा कहां से आया, आप एक्सप्लेनेशन नहीं दे पा रहे, यानी कि आपको नहीं पता वो कैसे पैसा कहां से आया, आप उस इनकम का डिस्क्लोजर नहीं दे पा रहे, तो उस केस में वो मनी आपकी क्या मान ली जाएगी? अनडिस्क्लोज मनी मान ली
जाएगी या फिर अनएक्सप्लेन्ड मनी मान ली जाएगी, और उसके ऊपर आप पे इफेक्टिव टैक्स रेट कितना रहेगा 78%। यानी कि सोचो अगर आपके 100 रुपए पकड़े गए तो उसमें से 78 रुपीज गवर्नमेंट ले लेगी, आपके पास सिर्फ 22 रुपए बचेंगे। तो कैसे आया 78%? इसमें टैक्स रेट होता है 60%, उस पर सरचार्ज फिक्स है 25%। सर कोई लिमिट नहीं है क्या? नहीं, कोई लिमिट नहीं है सर, बट हमने तो पढ़ी थी लिमिट 50 लाख से ऊपर पे सरचार्ज लगता है। वो लिमिट ना नॉर्मल इनकम के लिए है, अनडिस्क्लोज्ड या अनएक्सप्लेन्ड मनी के ऊपर कोई लिमिट नहीं है, इसके ऊपर 25% सरचार्ज रहेगा ही रहेगा। और हेल्थ एंड एजुकेशन सेस भी लगेगा 4%, तो 60 प्लस 25% यानी कि 75 प्लस 4% 78% सरचार्ज लगेगा। तो ये थे हमारे कुछ टैक्स रेट। सर रिबेट और सरचार्ज भी होते हैं, डेफिनेटली रिबेट और सरचार्ज भी होते हैं, बट उनके लिए मैं एक अलग वीडियो लेके आऊंगा। छोटी छोटी वीडियोस करेंगे, छोटी छोटी वीडियोस से रिवीजन करेंगे छोटे छोटे टॉपिक्स की, ताकि आप इनको कभी भी सुन सको। कभी भी पढ़ाई करके आप थक गए हो, आपको 15 मिनट का ब्रेक चाहिए, कान में ईयरफोन्स लगाओ, सिर्फ चला के छोड़ दो, आपको और कुछ भी नहीं करना, आपको सिर्फ सुनते रहना। 2-3 बार आप वीडियो सुनोगे, आपके सारे रेट्स रिवाइज हो जाएंगे, सारे रेट्स आपको याद हो जाएंगे। तो गाइस एंड में बस ये कि दिल लगा के मेहनत करो, अच्छे से पढ़ाई करो, डेफिनेटली सक्सेस आपको मिलेगा। छोटे छोटे ऑब्जेक्टिव्स बनाओ, उन ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करो, क्योंकि ऑब्जेक्टिव बनाना बड़ी बात नहीं है, उन ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करना बहुत बड़ी बात है। कौन क्या कर रहा है उससे आपको मतलब नहीं होना चाहिए, कौन आगे निकल गया कौन पीछे रह गया, आपको बिल्कुल फर्क नहीं पड़ना चाहिए। आपका फोकस सिर्फ आपके ऊपर होना चाहिए, तभी आपको सक्सेस मिलेगा। अदरवाइज बहुत लोग सीए कर रहे हैं, एंट्री तो सब करते हैं बट बनते सब थोड़ी है। तो यू हैव टू डिसाइड कि आपको सीए करनी है या आपको सीए बनना है। सो इफ यू वांट टू बिकम अ सीए देन यू हैव टू डू समथिंग डिफरेंट। सीए इज नॉट एन इजी कोर्स। आपको अपने कंफर्ट जोन से बाहर आना पड़ेगा, आपको अपना कंफर्ट जोन छोड़ना पड़ेगा। अगर आपने पढ़ाई करते टाइम 10 मिनट का ब्रेक लिया है तो वो ब्रेक 10 मिनट का ही होना चाहिए, आपको वो 10 से 11 मिनट नहीं लेके जाना। सर हमने 10 मिनट गाने सुने, 2 गाने चले, अब यूट्यूब वगैरह का फीचर होता है कि ऑटो प्ले हो जाता है अगला गाना, तो सर अगला गाना भी अच्छा लग रहा है सुन लेते हैं। नहीं, आपको छोड़ना पड़ेगा, आपको वो कंफर्ट जोन छोड़ना पड़ेगा। दोस्त से बात करने लग गए, 10 मिनट बात चल गई, सर और थोड़ा बात में इंटरेस्ट आ रहा है, लंबी चला कर लेते हैं बात। नहीं गाइस, आपको वो बात बीच में छोड़नी पड़ेगी, आपको उसे बोलना पड़ेगा कि भाई मेरी पढ़ाई है, मुझे जाना पड़ेगा, मैं तुझसे बाद में बात करूंगा, एग्जाम्स के बाद बात करूंगा, क्योंकि आपके पास तब टाइम ही टाइम होगा। बट अभी आपको अपने कंफर्ट जोन से बाहर आना पड़ेगा, तभी आप सीए बन पाओगे। चलिए गाइस, ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू, बाय बाय।